हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय से। कल वाले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि सफलता की प्रमाप त्रुटि हम ज्ञात करके सफलता की संख्या की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। इसी तरह से फिर मैंने आपको सफलता के अनुपात की प्रमाप त्रुटि के द्वारा सफलता की संख्या के लिए विश्वास सीमाओं का निर्माण बताया था। आज मैं आपको अगर हमें एक ही टाइम में दो सैंपल से संबंधित सफलता के अनुपात दिए हुए हों तो उन अनुपातों के अंतर की सार्थकता की जांच जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे चर समंकों में हम दो सैंपल मीन के बीच अंतर की सार्थकता की जांच करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ हमारे पास दो सैंपल दिए हुए होंगे और किसी गुण विशेष की उपस्थिति दोनों सैंपल में अलग अलग बताई हुई होगी और हमें ये ज्ञात करना है कि उस गुण की दृष्टि से क्या दोनों सैंपल को एक माना जा सकता है या वो गुण जो है वो किसी एक सैंपल में ज़्यादा और दूसरे सैंपल में कम पाया जाता है। क्या हम ये बात जो है वो तय कर सकते हैं। गुणात्मक प्रतिचयन में हमें दोनों प्रतिदर्श अलग अलग दिए जाते हैं और दोनों में किसी गुण के अलग अलग अनुपात जो है वो हमें दिए हुए होते हैं और वो अनुपात कई बार हमें ज्ञात भी करने पड़ते हैं और यह अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है कि दोनों प्रतिदर्शों के अनुपातों में अंतर सार्थक है या केवल सैंपलिंग के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होने वाला निरर्थक अंतर है। इस जांच की प्रक्रिया जो है वो निम्न प्रकार है। पहला जो काम है वो है P1 और P2 में अंतर सार्थक नहीं है। P1 का मतलब है गुण विशेष प्रथम सैंपल में किस तरह से पाया जाता है। जैसे यूँ समझ लीजिए सैंपल में 400 में से 100 लोग चाय पीते हैं, तो 100/400 चाय पीने वालों को अगर अपन सफलता माने तो 100/400 वो P1 है जो पहले सैंपल में पाया गया। दूसरे सैंपल में 600 में से 200 लोग चाय पीते हैं, तो दूसरे सैंपल में सफलता का जो अनुपात है यानी P2 जो है वो 200/600 है। तो हम यहाँ ये मानते हैं कि P1 और P2 में अंतर सार्थक नहीं है, अर्थात हम उन दोनों को बराबर मान सकते हैं, अर्थात वह गुण जो है वो दोनों सैंपल में बराबर पाया जाता है, हम ये मान करके चलते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमें काम करना होता है वो है प्राचल अनुपात का अनुमान, क्योंकि प्राचल अनुपात जो है वो स्टैंडर्ड एरर में ज़रूरत पड़ती है उसकी, इसलिए हम प्राचल अनुपात का अनुमान लगाते हैं। ये प्राचल अनुपात का फार्मूला बिल्कुल वैसे ही है जैसा हमारा कंबाइंड मीन का फार्मूला होता था चर समंकों में। तो यहाँ जो है वो इसका फार्मूला है N1P1 प्लस N2P2 और बटा N1 प्लस N2। कंबाइंड मीन में अगर आपको याद हो तो उसका फार्मूला होता था N1x⁴1 प्लस N2x⁴2 और बटा N1 प्लस N2। यानी यहाँ x⁴1 और x⁴2 की जगह P1 और P2 हो जाएगा। तो आप P0 निकालिए। जब आपके पास P0 मिल जाए तो 1 माइनस P0 करके Q0 निकालिए। जब आपको Q0 और P0 दोनों प्राप्त हो जाए तो उसके बाद में आप जो है अनुपातों के अंतर की प्रमाप त्रुटि ज्ञात कीजिए। अनुपातों के अंतर की प्रमाप त्रुटि का जो फार्मूला है वो है √P0 Q0 और ब्रैकेट के अंदर 1/N1 प्लस 1/N2 और ब्रैकेट बंद। यानी वो जो P0 और Q0 आपने निकाला है उसको यहाँ अंदर रखना है और ब्रैकेट के अंदर 1/N1 प्लस 1/N2। तो ये इस फार्मूले को आपको इस्तेमाल करना है। जब आपको जो स्टैंडर्ड एरर मिल जाए तो आपको सिग्निफिकेंस रेशो निकालना है। P1 में से P2 घटा दीजिए और P1 में से P2 घटा करके बटा में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन जो आपने अभी भी निकाली है वो आप रख दीजिए। तो आपको यह पता लगेगा कि दोनों को हम समान मान सकते हैं या नहीं मान सकते। किसी एग्जाम्पल को आप करके देखिए तो आपको जो है ये पता लग जाएगा। ये बहुत आसान है और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अगर लास्ट में मैं एक बार H0 के आधार के स्वीकृत या अस्वीकृत होने के बारे में बता देता हूँ। यदि आपका कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस रेशो हमारी डिफरेंट जो है वो सार्थकता स्तर पर जो क्रिटिकल वैल्यूज़ है उनसे कम या बराबर होता है तो हम H0 को स्वीकृत मानेंगे। यानी 5% सार्थकता स्तर पर 1.98, 1% सार्थकता स्तर पर 2.58
और 0.27% सार्थकता स्तर पर 3 से यदि आपका सिग्निफिकेंस रेशो कम है तो हम इन विभिन्न सार्थकता स्तरों पर H0 को स्वीकृत मानेंगे। इसका मतलब P1 और P2 में अंतर सार्थक नहीं है मानेंगे। और यदि आपका कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस रेशो इन क्रिटिकल वैल्यूज़ को क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब है कि H0 रिजेक्ट हो गई है और हम P1 और P2 को बराबर नहीं मान सकते, अर्थात विशेष की दोनों सैंपल समान नहीं है। वह गुण जो है वो किसी एक सैंपल में ज़्यादा और दूसरे सैंपल में कम पाया जाता है। तो हम इस तरह से इसको कंक्लूड करेंगे। कई बार जो है हमें एक ही वक्त में टेस्ट करना होता है किसी एक सैंपल के सफलता अनुपात और पॉपुलेशन के सफलता अनुपात, यानी हमें सैंपल के सफलता अनुपात P1 की तुलना पॉपुलेशन अनुपात P0 से करनी होती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम जो है किसी सैंपल मीन की तुलना पॉपुलेशन मीन से करें, तो वो कंबाइंड मीन से अपन कर सकते हैं, जिस तरह से अपन चर समांकों में करते थे बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर ये करना हो तो सर्वप्रथम आपको H0 लेनी है और H0 में आपको ये मानना है कि P1 और P0 में अंतर सार्थक नहीं है। P1 यानी प्रथम सैंपल में सफलता का अनुपात, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि एक सैंपल में 400 लोगों में से 100 लोग चाय पीते हैं, तो 100/400 प्रथम सैंपल का सफलता अनुपात है P1। और अगर आपको P2 भी दिया हुआ है तो P1 और P2 की सहायता से, पिछले मेथड में मैंने आपको P0 निकालना बताया था, तो P0 आपको निकालना है। तो जब आपको P0 मिल जाए तो फिर Q0 निकालना है, और जब आपको P0 और Q0 दोनों मिल जाए तो आपको वो स्टैंडर्ड एरर निकालनी है जो P1 और P0 के अंतर को टेस्ट करती है। और इसका जो फार्मूला है वो है P0 Q0 बटा में N1 + N2, और इस सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग से है N2/N1, और ये पूरा अंडर रूट में है। याद रखिए ये पूरा अंडर रूट में है। तो P0 को Q0 से गुणा करना है और उसके बटा में N1 और N2 को जोड़ करके लिखना है, और इसके सारे के साथ मल्टीप्लिकेशन में अलग से N2/N1 और पूरा अंडर रूट में है। जब आपको ये मिल जाए तो फिर आप जो है सिग्निफिकेंस रेशो निकालिए, और सिग्निफिकेंस रेशो है P1 - P0 इग्नोरिंग द साइन डिवाइडेड बाई द स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 - P0। जब आप ये करेंगे तो फिर आपको कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस रेशो आ जाएगा, जिसकी तुलना हम अलग अलग सार्थकता स्तरों के क्रिटिकल वैल्यूज से करके H0 के स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जांच करेंगे। किसी किसी सैंपल में कई बार ये होता है कि हमें एक समग्र का सफलता अनुपात दिया गया होता है। यूँ समझ लीजिए कि कोई समग्र जो है वो 1000 इकाइयों का है, और उन 1000 इकाइयों में सफलता जो है वो केवल 50 में मिलती है, तो 50/1000 जो है वो सफलता अनुपात है, P0 है आपके पॉपुलेशन का। उसी हिसाब से आप Q0 निकाल लीजिए। फिर आपको एक सैंपल देता है और उस सैंपल में कहता है कि उस 1000 इकाइयों में से सैंपल लिया गया 100 इकाइयों का, और उसमें से सफलता जो है वो 20 में मिलती है, तो आपको P1 जो है वो 20/100 हो जाएगा। तो आपको P1 दे दिया और P0 दे दिया, तो P0 दे दिया तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, Q0 निकालना है। लेकिन आप इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो आपको आपके स्टैंडर्ड एरर के फार्मूले में आपको N2 चाहिए। याद रखिए यदि आपको 2 सैंपल नहीं दिए हुए हैं और एक पॉपुलेशन की वैल्यू और एक सैंपल की वैल्यू दी हुई है, तो N2 जो है वो पॉपुलेशन के N में से पहला N यानी N1 घटा करके हम निकालेंगे। यानी जैसे ये जो सैंपल में बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन जो एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि 1000 इकाइयों का पॉपुलेशन है और उसमें से 100 का सैंपल लिया गया है, तो आपका N2 900 होगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं। कोई आप कैलाश नाथ नागर की किताब में से एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।